दोस्तों, हम लोग कल के क्लास में संघ और उसका राज क्षेत्र का अध्ययन किए थे। आज के क्लास में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का अध्ययन करेंगे। यदि कल के क्लास का कुछ कंफ्यूजन आपके पास है तो आप पहले बोल सकते हैं, वरना क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास? नो। तो जहाँ तक नागरिकता या सिटीजनशिप का प्रश्न है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में भाग 2 में और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वह 5 से लेकर के 11 तक, यानी संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 कुल 7 अनुच्छेद हैं। उसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और ये जो प्रावधान है इसमें बहुत सारे तथ्य आपको पहले से ही प्रावधानित हैं, यानी संविधान जब बना था उस समय से, और कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो नवीनतम प्रावधान है, यानी इससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित बहुत सारे नवीन कानून बने हैं। तो हम लोग दोनों परिदृश्यों का, दोनों तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यानी संविधान में जो प्रावधान है 5 से लेकर के 11 तक में, और उसके बाद इसके अलावा जो इससे संबंधित रिलेटेड कानून बने हैं, उन कानूनों का भी हम लोग अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिवली इस पर से बहुत क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिवली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब से आसाम का मामला हुआ है और CAA NRC का मुद्दा उठा है, तब से ये अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। बहुत सारे समाचार पत्रों में, बहुत सारे स्टॉलवर्ट के द्वारा इस पर लिखे गए हैं, बहस की गई है। अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में इससे संबंधित मुकदमा जो है वो लंबित है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नागरिकता है क्या। नागरिकता क्या? इस बात का हम लोग पता करेंगे कि व्हाट इज सिटीजनशिप। अगर इस प्रश्न को देखते हैं कि नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, तो पता ये चलता है कि यह एक आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट इसलिए कह रहे हैं कि इस नागरिकता में, ये जो नागरिकता शब्द है, इसमें सदस्यता दी जाती है, यानी मेंबरशिप दिया जाता है। और किस चीज का मेंबरशिप दिया जाता है? तो राज्य का। यहाँ पर राज्य का अर्थ है देश या राष्ट्र। हम लोग राज्य भी कहते हैं, देश या राष्ट्र भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं, कंट्री भी कहते हैं और नेशन भी कहते हैं। और इसकी क्या परिभाषा है वो पूर्व की क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। तो सदस्यता दिया जाता है किसका? राज्य। और हमने कहा कि ये एक आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कंसेप्ट। कैसे? तो यदि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व का दृष्टांत दें, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पूर्व का जो हालात थे, पहले के जो सरकमस्टांसेस थे, उसमें
नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा, ये किसी का संकल्पना यानी कंसेप्ट नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में चला गया तो उसको जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। यातायात के जो भी उस समय साधन उपलब्ध थे, खास तौर से स्थल मार्ग था यानी रोड के माध्यम से, तो रोड द्वार की तरह था नहीं, कच्चे मार्ग हुआ करते थे, या फिर सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था जलीय मार्ग। जो वायुयान सेवा आप देखते हैं ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की व्यापक देन है। हालांकि इसका इन्वेंशन पहले हो चुका था, लेकिन वो युद्ध के कार्यों में वायुयान इस्तेमाल होता था, यातायात के साधनों में बाद में चल करके व्यापक पैमाने पे इस्तेमाल। तो इन मार्गों से आप किसी भी देश में चले गए, रहने लगे, तो आप वहाँ के नागरिक हो। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाइएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का की पैदाइश जो हुई थी, उनका जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ, और उनकी मदर जो थी अरबी थी, फादर खैरू साहब जो थे वो इंडियन थे और बहुत बड़े पीर अपने ज़माने में। तो वहाँ से, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, उनकी पैदाइश इंडिया में हुई थी और उसके नहीं पैदाइश वहाँ होती थी, इंडिया में चले हैं, फिर वहाँ गए और आखिर में उनके फादर को बहुत तबीयत खराब हुई तो अरब में इलाज का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, तो कलकत्ते में वो इलाज के लिए चले आए, तो हमेशा के लिए यही रहे। फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़े नेता बनकर के उभरे। तो उनका जो सऊदी अरबिया जाना हुआ या वहाँ से आना हुआ, फिर जाना हुआ, फिर आना हुआ, इसमें कोई वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। और जो व्यक्ति जहाँ रह गया वो व्यक्ति वहाँ का सिटीजन एक्सेप्ट कर लिया जाता था, मान लिया जाता था। हाँ, एक चीज़ था कि विभिन्न राज्यों में जो कंसेप्ट था कि हमारी हुकूमत है इतने बड़े एरिया में, तो उसमें प्राकृतिक जो बाउंड्रीज थी कि ये पहाड़ है, ये नदी है, इस बीच का इलाका मेरा देश है। कोई एक इंटरनेशनल लाइन नहीं था, बाउंड्रीज नहीं थी कि बाड़बंदी की हुई जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वैसा कुछ नहीं था। प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित थी, इस पहाड़ के ऊपर आपका राज है, इस पहाड़ के इस तरफ हमारा राज है। आज जो नगर होते थे, शहर होते थे उस राज्य में, उस स्टेट्स में, जो बादशाह के इलाका में, तो उस नगर में कोतवाल का एक पद होता था और नगर सराउंडिंग होता था, उसमें दरवाजे होते थे, लगा दिया जाता था। तो जो बाहरी लोग आते थे नगरों में, उनका रजिस्टर मेंटेन होता था। इसलिए कोई क्यों आए, क्या काम है उनका, व्यापार के लिए आए, किसी मिलने के लिए आए, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका विवरण रखा जाता। अगर वो भी चाहे कि हम अस्थायी रूप से रहे हैं यहाँ, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, फिर वो उस राज्य के सिटीजन्स हो जाएगा। अब देखिए, सवाल ये है, आपको जानना, ये टॉपिक तो पढ़ाएंगे अपनी जगह पर है, हम ये बताना चाहते हैं आपको आज की क्लास में कि आखिर कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा इस कंट्री। हमने अभी कहा आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी देन, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है जो आपको जानना चाहिए। और वो पृष्ठभूमि जो जुड़ी हुई है वो कॉलोनियलिज्म से, उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, इंपीरियलिज्म से। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई निर्धारित तिथि नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि 1750 में शुरू हुआ। तो 1750 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन, ये चार देश उपनिवेशवादी देश या साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरे और इन्होंने दो चीज़ों के लिए, एक
कच्चा माल प्राप्त हो, और दूसरा कि उनके उद्योग में जो सामान निर्मित हो वो उन उपनिवेशों में बिके, यानी उपनिवेश को कच्चे माल के प्राप्ति के रूप में और बाजार के रूप में ये लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। तो सारा एशिया, सारा अफ्रीका को इन लोगों ने 4 देशों ने आपस में बांट दिया। अब देखिए, ये तो हुआ 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक परिदृश्य, कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स ऑफ 18th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी में एक घटना घटी कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया और मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी ने मिलकर के इटली का एकीकरण किया। अब ये जो 2 देश उभर करके सामने आए यूरोप के, तो इनके सामने ना अफ्रीका में कोई जगह बचा और ना एशिया में। तो साम्राज्यवाद के लिए संघर्ष शुरू हुआ। किनके बीच? इन्हीं यूरोपीय देशों के बीच। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये दूसरे चरण का, जो 1850 के बाद 1850 के बाद इंपीरियलिज्म शुरू होता है, इस इंपीरियलिज्म में स्पेन और पुर्तगाल बाहर हो जाते हैं और पूर्व के साम्राज्यवादियों में ब्रिटेन और फ्रांस, और नए साम्राज्यवादी में कौन शामिल हो जाते हैं? तो इटली और जर्मनी। अब देखिए, जर्मनी का जो बिस्मार्क था, जिसने जर्मनी के एकीकरण में पाइवटल रोल अदा किया, महती भूमिका अदा की, तो इसने एक चीज को जन्म दिया जो दोनों विश्व युद्धों का कारण बना, और वो चीज थी गुप्त संधि, सीक्रेट एग्रीमेंट। ये गुप्त संधि क्या थी और क्यों थी, ये जानना होगा कि जर्मनी ने जो अपना एकीकरण बिस्मार्क के माध्यम से किया था, वो किसके कीमत पर किया था? इससे लॉस किसको हुआ? तो इससे लॉस हुआ था ऑस्ट्रिया, इससे लॉस हुआ था फ्रांस को। तो ऑस्ट्रिया में तो साम्राज्यवाद खत्म हो गया, वो तो अपने आप को सीमित कर दिया, लेकिन फ्रांस एक साम्राज्यवादी शक्ति था। तो फ्रांस के 2 क्षेत्र ऐसे थे जो काफी महत्वपूर्ण थे, एक अल्सेस-लॉरेन का क्षेत्र और एक सार का क्षेत्र। सार का क्षेत्र कोयले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कोयले का नया नया खोज हुआ था कि कोयले से शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और अल्सेस-लॉरेन का क्षेत्र लोहे के लिए। तो लोहे का और कोयले का एक जगह प्राप्ति उस समय औद्योगिक क्रांति का मेरुदंड था, स्पैनियल कॉर्ड। ये फ्रांस का इलाका था। जर्मनी ने अपने एकीकरण के दौरान अपने पास ले लिया, और यही वो गले की फांस बनी जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। अरे बात, हालांकि और भी कॉज थे, एक अलग बात है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अब फ्रांस मित्रहीन हो, फ्रांस का कोई दोस्त नहीं रहे, इसके लिए बिस्मार्क ने सीक्रेट अलायंस की नीति अपनाई, और जर्मनी ने रूस के साथ और ब्रिटेन के साथ समझौता कर लिया कि फ्रांस अकेला रहे। एक लंबी कहानी है। अंततः यही का परिणाम यह हुआ कि विश्व 2 गुटों में बंट गया, और वो 2 गुट में इतने आपसी संघर्ष चलते रहे कि अंत में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था जिस शब्द के वजह से, वो शब्द था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। यानी राष्ट्र की एक ऐसी अवधारणा, जिस अवधारणा के वजह से एक निश्चित भूभाग का वासी होना अनिवार्य हो, और यही से नागरिकता का कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो, तो पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन जब किया गया, तो उसी समय ये कंसेप्ट उभर करके आएगा कि अब कोई भी देश एक दूसरे देश में जाएगा तो पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, अनुमति पत्र होगा, तभी जा सकता है। और यहीं से चूंकि राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, तो अलग अलग राष्ट्रीयताओं की पहचान की जाने लगी, और उस राष्ट्रीयता के आधार पर वो राज्य उसको सदस्यता देने लगा, और इस तरीके से नागरिकता का उदय। हम समझते हैं कि कैसे नागरिकता उदित हुआ, हम समझाने में आपको सफल रहे। आगे बढ़े, एनी कंफ्यूजन? अब देखिए, ये हो गया
कि इसके पहले आवश्यकता नहीं थी, और ये चीजें जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या थी, देन। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आइए कि वास्तव में जो नागरिकता, जो हमने ये कहा कि मेंबरशिप, ठीक है, तो ये जो मेंबरशिप है वो कैसा मेंबरशिप है? तो ये एक सिविल और राजनीतिक अधिकार देता है। यानी जो उसका मेंबर होता है, वो मेंबर जो है सिविल, उस मेंबर को सिविल और राजनीतिक अधिकार देता है। ये सिविल और राजनीतिक अधिकार क्या है? तो राजनीतिक अधिकार का यह हुआ कि वहां के शासन में भागीदार होगा। यानी जो नागरिक होगा वही वहां के शासन में भागीदार होगा। और सिविल का मतलब क्या हुआ कि वहां के प्रशासन में भागीदार। और इस प्रकार से ये दोनों को मिला दीजिए तो राष्ट्र के अधिकारों का, यानी एक राष्ट्र में रहने का जो अधिकार है, वो राष्ट्र के अधिकारों का संपूर्ण उपयोग करता हो। यानी जितने भी अधिकार एक राज्य में रह करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, सभी राइट्स उस व्यक्ति को एज ए सिटीजन्स जो है वो प्रदान किया जाएगा, मिलेगा। अब जब सभी अधिकार मिलेगा तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि उस देश में क्या, जिसने अपने आप को नागरिक राष्ट्र घोषित कर लिया है, देश घोषित कर लिया है, तो क्या वहां वही व्यक्ति रह सकता है जो उस देश का सदस्य है, यानी नागरिक है? दूसरे लोग नहीं रह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, दूसरे लोग भी रह सकते हैं। तो ऐसे आधार पर किसी देश में जो वासी होता है, जो हैबिटेट होता है, उसके दो कैटेगरीज होते हैं। वासी या निवासी बोलिए। किसी देश में जो निवासी होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं नागरिक, यानी सिटीजन, जिसके बारे में आपको अभी अभी पूरा विवरण दिया गया, और दूसरे को बोलते हैं विदेशी। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक मित्र देश के, माने ऐसा विदेशी जो मित्र देश के हैं, और दूसरा ऐसा विदेशी जो शत्रु देश के। इसके जो निवासी हमारे देश में यानी विदेशी, उसके दो कैटेगरी हो गए। एक कैटेगरी उसका जो ऐसे देश के हैं जो हमारे दोस्त हैं, और दूसरा ऐसा जो ऐसे देश के हैं जो हमारे दोस्त नहीं है बल्कि शत्रु। तो दोनों के व्यवहार में अंतर हो। ठीक है, ये जो मित्र देश के होंगे इनको कुछ अधिकार प्राप्त हो, सभी नहीं, कुछ अधिकार। यहां पर अधिकार का अर्थ है मौलिक अधिकार। ठीक है, और शत्रु देश को कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो। यहां तक के
जो अनुच्छेद 22 वाला अधिकार है वो भी नहीं। यहां तक के अनुच्छेद आर्टिकल 22 का जो अधिकार है वो भी नहीं। 22 में क्या अधिकार है साहब? कोई साहब बोल सकते हैं? जीने का अधिकार, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। ठीक है, तो गिरफ्तारी एक अलग चीज हो गई, निरोध एक अलग चीज हो गई। गिरफ्तारी में जुर्म करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, अनिरोध में जुर्म की संभावना पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो मित्र देश है उनको ये अधिकार है, शत्रु देश के जो निवासी यहाँ हैं उनको ये अधिकार नहीं। यानी उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी कि उनको अरेस्ट किया गया तो भाई उनको वकील की सुविधा, ये उस पर मुकदमा चलेगा, ये चलेगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं। और ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया कि शत्रु देश का कोई भी नागरिक अगर मिले तो उसको देखते के साथ गोली मार दो तो देश के संविधान के अनुरूप वो गलत काम नहीं माना जाता। इसी कारण से युद्ध के अवसर पर जो है वो गोली चलाना कोई अपराध नहीं माना जाता। टेक्निकली बात आपसे पूछा जाएगा अगर कि इतना फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फिर युद्ध के समय आदमी को क्यों मारते हैं? तो आपका जवाब होगा कि संवैधानिक रूप से प्रावधान हमारे देश में भी है और अन्य देशों में भी है कि शत्रु देश अगर हो जाता है तो उस पर हमारे देश का कानून लागू नहीं होता है, सिर्फ लागू होता है तो बंदूक लागू होता है या उसकी गोली लागू होता है। और अब आइए ये जो मित्र देश है उनको कौन से अधिकार प्राप्त? तो जो 24 कुल फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स में 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? जो देश का नागरिक है, सिटीजन है, उसको प्राप्त होता है। और वो कौन कौन है? तो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15, 16, 19 और क्या लिखे? 29, तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं फंडामेंटल। आप बोलिए तो साहब 15 में क्या है? प्रावधान जाति। 16 में क्या है? 17 में क्या है? और 19 में क्या है? 29 में क्या है? नहीं पता है। आप बताइए तो 19 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। और 30 में शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। तो चलिए ठीक है, तो इसको छोड़कर ये 5 अधिकार को जो हमने वर्णन किया इसको छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स मित्र देशों के सदस्यों को या मित्र देशों के नागरिकों को प्राप्त। ठीक है, तो ये वो बात था या तथ्य था जो आपको जानना काफी अनिवार्य था। अब हम जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उस पर बहस करते हैं। ठीक है? क्या भारत का कोई शत्रु देश नहीं है? शत्रु देश भारत का शत्रु है? चलिए, आपने एक अच्छा ऐसा सवाल किया जिसका जवाब पहले क्लास से पूछ लेते हैं तब हम देते हैं। बोलिए क्लास, क्या भारत का कोई शत्रु देश है? चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट
स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के, और हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं इस बात के लिए कि आपने एक ऐसे प्रश्न किया है जिसका जवाब देने में हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गड़े हुए मुर्दे कबाड़ने के आदी हैं। तो क्लास ने ये कहा कि हमारे शत्रु जो हैं पाकिस्तान है और चाइना है और अफगानिस्तान है। क्या क्लास के सभी लोग इस बात से सहमत हैं? तो बहुत अच्छी बात है। आप क्यों नहीं सहमत है? देखने में तो लगता है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। बोलिए, आप क्यों नहीं सहमत है? क्या नाम है? दिलशाद भाई, आपके बड़े भाईजान सहमत नहीं है, आप क्यों नहीं समझाते कि सहमत हो? बोलिए सर कि हम बोले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा देश, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी रहा हो, हम किसी को शत्रु स्वीकार नहीं करते। प्रमाण कि यदि शत्रु स्वीकार करते, आपने कहा था बहुत दिलेरी से, शत्रु स्वीकार करते तो आमिर अजमल कसाब जब पकड़ा गया था, बंबई हमला का मास्टरमाइंड, तो उसको अनुच्छेद 22 के तरह सारा प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उसको सीधा गोली मार दिया जाता। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ाया आपको कि शत्रु देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 के तरह कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। कितनी खूबसूरत बात। अब आइए कि ये नहीं कि सिर्फ वर्तमान समय में हम किसी देश को शत्रु नहीं मानते हैं, बल्कि हमारा संविधान इस बात की भी गारंटी देता है कि भविष्य में भी हम विश्व के किसी देश को शत्रु नहीं मानेंगे। क्यों भाई? संविधान हमें अनुमति देता है। कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हम विश्व के किसी देश को शत्रु नहीं मानेंगे? अगर पढ़ने वाले हैं तो जवाब दीजिए। बहुत, आप भी बहुत इंटेलिजेंट। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। हालांकि ये हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में कानूनी रूप से बाध्य नहीं है हम मानने के लिए, लेकिन एक आदर्श तो हमने रखा है और नीति निर्देशक तत्वों के बहुत सारे आदर्शों को हमने कानूनी रूप देकर के लागू भी किया। तो हम संवैधानिक रूप से आबद्ध है इस बात के लिए कि हम किसी देश को शत्रु ना माने। अब आपको समझ में बात आ गई कि अगर आपसे समझाएं तो पूछा जाए कि मेरा शत्रु कोई है तो आप क्या जवाब देंगे? है ना? तो नहीं दीजिएगा जवाब? नहीं है कोई शत्रु। हाँ, तो ये बात हुआ सैल्यूट आपको कि आपने बहुत प्यारा सवाल किया, और उससे ज़्यादा मुबारकबाद के हम मुस्तहक है कि बहुत एप्रोप्रिएट जो है वो जवाब दिया। क्या करें, कोई तारीफ नहीं करता है तो अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। तो अब आइए हम मुद्दे पे आते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है उस पर। जो संवैधानिक प्रावधान है उस पर हम लोग आएंगे। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदवार हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो जो पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5। इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ प्रणाली, संविधान के
प्रारंभ पर लागू, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कौन नागरिक था? संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो इस दिन तक से नहीं, इस दिन तक कौन नागरिक माना गया भारत का? यहां पर एक चीज बता दे जो हम नहीं बता पाए, भूल गए, कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, क्या है कि नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया। अब नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इससे सवाल उठता है दो। पहला ये कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त करे? और दूसरा ये कि नागरिकता का त्याग, यानी कोई नागरिकता छोड़ना चाहेगा या कोई नागरिक नहीं है, इसका फैसला कैसे होगा? ये दोनों मसले पे कोई प्रावधान अनुच्छेद 7 से लेकर करके अनुच्छेद 11 तक नहीं। सिर्फ ये जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया है कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा। परिभाषा नहीं देकर के ये कहा गया है कि कौन नागरिक होगा, हु विल बी सिटीजन। और हु विल बी सिटीजन के दृष्टिगत रखते हुए ही ये सारे प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजंस को पढ़ने से पहले ये बात जानना अनिवार्य है कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि कौन नागरिक हो। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग सब कोई जो बुक है वो पढ़ कर करके जानते हैं। हमारी पढ़ाई इसके बाद से शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, कर दिया जाता परिभाषित ऐसा, सिटीजनशिप को डिफाइन कर देते, इतना झमेला नहीं होता। तो कौन सिटीजन होगा ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में क्यों किया? आखिर इसके पीछे क्या था? बताइएगा कि नहीं बताइएगा? नहीं, कोई नहीं। पुलिस साहब आप बोलिए। अजमल भाई, दानिश भाई, क्या नाम था? तुषार, जिशान। तो जिशान भाई बताइए कि परिभाषित क्यों नहीं किया गया? ये क्यों कहा कि कौन नागरिक हो, हु विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया? बहुत तकलीफ हो रही है सोचने में ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाएंगे आपको बहुत आसानी से पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ दी जाएगी। तो चलिए, क्लास हार गया, इसमें भी दुख भी है, खुशी भी है। दुख आपके लिए, खुशी हमारे लिए। परिभाषा नहीं देने का सिटीजनशिप के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि हमारे देश में एक तरह के लोग नहीं, और दूसरी बात कि हमारे मूलभूत लोग सब के सब भारत में नहीं। तो अगर परिभाषित कर दिया जाता तो उस परिभाषा के अंदर वो लोग भी शामिल हो जाते जिनको एज ए सिटीजन शामिल नहीं होना चाहिए।
और वो लोग भी छूट जाते जिनको यहाँ का सिटीजन होना चाहिए। तो इसलिए अभी मेरा सिटीजन कौन है, यानी 26 जनवरी 1950 को ये हमारे संविधान वेताओं ने तय कर दिया, और बाद में हमारा सिटीजन कौन होगा, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद ये तय करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया। इजराइल के संविधान में नागरिकता परिभाषित है। क्या परिभाषित है? कि विश्व के सारे यहूदी चाहे कहीं भी रहते हो, इजराइल में रहे या नहीं रहे, ऑल ऑफ देम आर द सिटीजन्स ऑफ इजराइल। तो वहां नागरिक बनने का आधार सिर्फ एक है, और वो आधार क्या है? कि यहूदी हो। तो हमारे यहां ऐसा नहीं था कि नागरिक होने का एकमात्र आधार यह है कि हिंदू हो। हमने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया था, सेक्युलर देश घोषित किया। तो ऐसे परिस्थिति में हमें चुनना था कि कौन सेक्युलर आदमी हमारे सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है या उसका अधिकारी। तो इसीलिए परिभाषित नहीं कर करके ये हम लोगों ने प्रावधान किया कि कौन वर्तमान समय में नागरिक है और भविष्य में कौन नागरिक होगा, इसका फैसला भारतीय संसद करेगी, इंडियन पार्लियामेंट। तो ये जवाब आपको मिल गया। यानी डाइवर्सिटीज के कारण, विविधता के कारण नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, समस्याएं विविध होने के कारण, प्रॉब्लम डाइवर्स होने के कारण हम लोगों के देश में नागरिकता डिफाइन नहीं हुई, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि अभी कौन नागरिक है, और बाद में संसद को अधिकार दिया गया कि कौन नागरिक होगा। क्लियर? तो अब देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिक कौन होगा। तो इसमें कुल 3 प्रोविजंस है। कितना? कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जिसका जन्म भारत में हुआ, वो सब का सब भारत का नागरिक हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा प्रोविजन ये था कि जिसके माता पिता माता मही या पिता मही यानी नाना नानी दादा दादी भारत के नागरिक। और तीसरा, पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हैं अनुच्छेद आर्टिकल 5 में कि इस तरीके से नागरिकता दी गई। पहला, इस तिथि से पहले 26 जनवरी से पहले जिसका जन्म भारत में, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है इस तिथि से पहले, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कहीं का हो। इससे बहस नहीं है कि उन्मुक्ति दी गई, आज़ादी दी गई उस जन्म लेने वाले व्यक्ति को कि तुम चाहो तो भारत में रह सकते हैं। भारत में जन्म हुआ,
ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे देश औपनिवेशिक काल में जो रहा तो बहुत सारे विदेशी लोग थे जो लंबे समयों से 100 साल 200 साल से यहाँ रह रहे थे। यहाँ के नहीं थे। कोई आदमी एक लंबी पीढ़ी तक रहता है तो उसका जो आगे का नस्ल होता है वो वहीं का हो जाता है। वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा ये उसकी इच्छा है। तो हमने मानवीय अधिकारों का सम्मान किया इसके तहत कि इसमें ऐसे लोग जो मूल निवासी हैं उनको तो अधिकार है ही है, जो विदेशी थे किसी समय तो उनको भी हमने अधिकार दिया कि आप भी चाहिए तो इस देश को अपना देश मान सकते। तो ये एक प्रकार का एक खुला रेवड़ी बांटना हुआ कि उस समय किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जो भी इंडिया में वो ये नहीं सोचे कि हम यहाँ के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, सभी लोग जो चाहते हैं कि हम नागरिक बने यानी उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया इस प्रोविजंस के प्रोविजंस के। अब दूसरा जो है कि जिसके माता पिता है ना या माता मही पिता मही भारत के नागरिक हो, ये किन के लिए? बोलिए तो सर, ये जो सेकंड नंबर का प्रोविजंस था ये किसके लिए था? वेरी गुड। जो विदेशों में रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, एक जमाने से रह रहे थे 10 साल से 20 साल से, उनका सारा सेटअप वहां हो गया था, लेकिन वहां के सिटीजन नहीं थे, वो सिटीजन्स थे इंडिया के। तो ऐसे लोगों को अधिकार दिया गया कि आप यदि चाहते हैं कि हम यहीं के रहें भारत के, तो अगर आपके माता पिता दादा दादी नाना से कोई भी यहाँ का जन्म लेने वाला हो आदमी हो तो आप यहाँ के सिटीजन्स हो। सिर्फ क्या होगा कि वहाँ के कॉन्सुलेट में आपको इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ हम इंडिया के सिटीजन रहें, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रोविजन नहीं। अब तीसरा क्या है कि पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, प्रीवियस 5 ईयर से, तो बहुत सारे फैमिली यूरोप के ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं जरा बताइए तो? हाँ, जिनके माता पिता में से कोई एक यूरोपीय, विदेशी का सेंस यूरोपीय, नॉट विदेशी। अरबी का होगा तो वो एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएगा, ठीक है। एंग्लो का यहाँ पर अर्थ हुआ यूरोपीय। तो अगर माता यूरोप की हो, पिता भारत का हो, पिता यूरोप का हो और माता भारत की हो, तो उससे जो उत्पन्न संतान होगा वो उसको एंग्लो इंडियन बोलेंगे। अब तो ये एक जाति में कन्वर्ट कर रहे एंग्लो इंडियन भारत। इसके लिए विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आरक्षण भी था जो खत्म हो गया, 1924 के बाद नहीं रहेगा। तो इनको ये अवसर दिया गया कि आप चाहें तो भारत के नागरिक रह सकते हैं, या कोई पिछले 5 वर्ष से कोई भी आया हो, उसको ये देश अच्छा लग गया हो, उसके विकासात्मक कार्य इस देश के लिए जरूरी था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसके लिए, जैसे आपको दामोदर वैली कॉरपोरेशन या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें विदेशियों का सहयोग था। तो ये लोग चाहे कि अगर इंडिया में रहें तो इनको कोई असुविधा नहीं हो, नागरिकता इनको दे दिया जाए, तो ये उनके लिए थर्ड प्रोविजन। तो इस प्रकार से जो संविधान का अनुच्छेद 5 है वो उदार तरीके से लिबरल वे में जो है वो नागरिकता बांटा है 26 जनवरी 1950। क्लियर? और इसमें कोई बात रखी छुपी हुई नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 6 का जहां तक बात है, इसमें जो प्रावधानिक है वो कि पाकिस्तान से परिवर्जित का इंग्लिश होगा माइग्रेट,
करने वाले व्यक्तियों को नागरिक, व्यक्तियों को नागरिक। अब देखिए ये प्रोविजन क्या था कि हमारा देश जो आजाद हुआ एक कीमत पर, और कीमत था विभाजन। तो विभाजन के पश्चात जो दो राष्ट्र भर करके सामने आए, उन दोनों राष्ट्रों ने घोषणा तो की कि हम लोग अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों को पूरा सुरक्षा प्रदान करेंगे, पूरा अधिकार प्रदान करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं और एक भगदड़ बच गया। किस बात के लिए? जो हिंदू रह रहे थे, खासतौर से सिख, जो पाकिस्तान बना था कि हम यहां से भारत भाग, खासतौर से पंजाब का जो इलाका था, मेन डिवीजन पंजाब का हुआ था। पंजाब में पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी पूरी आबादी, सिख आबादी भारतीय पंजाब में है, और भारतीय पंजाब में जो सारे मुसलमान थे वो कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। बाकी अंदरूनी जो भारत था उसमें जो जमींदार तबके के लोग थे, पैसे वाले थे, वो लोग पाकिस्तान गए। बाकी जो गरीब मुसलमान थे उनको तो पता भी नहीं था कि डिवीजन होगा। ये वास्तविकता है। विभाजन क्या होता है हमको क्या मालूम था। हम यहाँ रह रहे हैं। गांधी जी हमारे नेता थे, अब जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं, यही यहाँ के मुसलमान बोलते थे। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। ये आने वाले वो लोग थे जो अधिकांशतः हिंदू थे या सिख। हिंदू इसलिए बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से जो आए वो हिंदू हुए, यानी पूर्वी पाकिस्तान से, और पश्चिमी पाकिस्तान से जो है वो अधिकांशतः सिख हुए। तो इसमें एक डेट ये हुआ, वो डेट क्या था? 19 जुलाई 1948। इसके पूर्व और इसके पश्चात, पूर्व में जो आए उसके लिए अलग प्रावधान था, और पश्चात में जो आए उनके लिए अलग प्रावधान था। तो पूर्व में जो आए यानी 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उनको भारतीय नागरिक मान लिया गया। भारतीय नागरिक मान लिए गए, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे भाई? कोई प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ दिया जा सकता है, ट्रेन का टिकट दिखाएंगे, देखिए आ रहे थे, या वहां का उनका कागजात दिखाएंगे, देखिए वहां इस तारीख को, या यहाँ आकर के पकौड़ा खा लेंगे उसका बिल दिखाएंगे, देखिए भारत में इस तारीख को चले आए थे। तो बहुत टफ रूल्स जो था नहीं था, सिर्फ ये कि आप 19 जुलाई से पहले यहाँ आ जाओ। तो 19 जुलाई से पहले यदि आ गए हैं तो यू आर द सिटीजन्स ऑफ। लेकिन यदि 19 जुलाई के पश्चात आए तो अनुज्ञा पत्र प्लस 6 माह वास यानी रहना, और उसके बाद प्राधिकारी इसका यूज होगा ऑथोराइज्ड ऑथोरिटी। यानी फैसला तो हो गया था कि डिवीजन हुआ 15 अगस्त को, उसके पहले ही से आना जाना शुरू हो गया था, मारा काटे शुरू हो गया था। इधर से भी ट्रेन पर लाशें जाती थी, उधर से भी ट्रेन पर लाशें आती थी।
लेकिन 19 जुलाई तक फिक्स हो गया कि अब लोग नहीं आएंगे। तो एक डेट दे दिया गया कि नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पाकिस्तान के गांव देहात में बहुत कुछ बाद में अरे तो डिवीज़न हो गया, हम अकेला पड़ गया, टाउन में कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, अब हम लोग चलो। तो ऐसे लोगों को वहाँ से सर्टिफिकेट दिया गया कि हाँ ये सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान थे, अब ये वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए हम भेज रहे हैं। तो अच्छे हालात में ये लोग 18 तारीख के बाद आए। तो ऐसे लोगों पर संदेह था, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या थे कि आए हैं फिर चले गए, अपने मिट्टी का प्रेम खींच लेता था उनको, ना यहाँ ना रहेंगे, पाकिस्तानी ठीक। बहुत आदमी 2-3 बार अप डाउन करता रहा, एक हफ्ता रहा फिर भाग गया। तो ऐसी स्थिति में उसको दोहरी नागरिकता मिल जाती, वो पाकिस्तान का भी ले लेता और भारत का भी ले लेता। तो इसलिए प्रोविजंस ये किया गया कि नहीं, आपको हम देंगे सिटीजन, लेकिन शर्त क्या है कि पहले सर्टिफिकेट दिखाइए। आप सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो फिर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ के नागरिक नहीं रहिएगा, और रहिएगा तो फिर इसको इनवैलिड करवाइए, तब हो पाइएगा वहाँ। तो सर्टिफिकेट पहला सर। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ क्या गारंटी है कि आप रहिएगा ही यहाँ। तो पहले 6 महीना, जिस दिन का सर्टिफिकेट इशू हुआ है उससे 6 महीना बाद हम आपको सिटीजनशिप देंगे। तो इसके देखभाल करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए उस समय टेम्पोरली जो है एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी नियुक्त किया गया दिल्ली कि वहां उसके कार्यालय में जाकर करके आप नागरिकता प्राप्त कर सकते। बात समझ गए? तो ये हुआ साहब अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 के प्रोविजंस। अब देखिए आगे लिखिएगा, बात नहीं। तो अब दूसरा जो प्रोविजंस है वो है अनुच्छेद 7। इसमें क्या प्रावधान है? वहां से था, यहां क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को प्रवर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब जब पाकिस्तान चले गए तो फिर उनको नागरिकता क्यों दी गई? ये कौन लोग थे, बता सकते हैं आप? एक साहब नहीं आए, हाँ तो चले गए तो ठीक बात है। तो कौन लोग थे, कहाँ गए थे, किनके लिए प्रावधान? अरे भाई कास्ट का नाम लीजिए, रिलीजियंस का नाम लीजिए कि कौन लोग गए थे। नहीं, यहीं पर गलत पर अधिकांश वो मुसलमान जो पूर्वी पाकिस्तान गए, ये प्रोविजंस उनके लिए था। बिहार से लेके बंगाल तक जो वर्तमान समय पश्चिम बंगाल है, यहाँ के जो लोग अधिकांश तक गए वो कहाँ गए? तो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान समय का बांग्लादेश। और ये लोग जो गए तो बांग्लादेश में बंगाली कल्चर प्रथम है और इस्लाम दूसरे स्थान पर। बंगाली कल्चर के अनुरूप वहाँ का मुसलमान बंगाली और हिंदू बंगाली ज़्यादा करीब है बनिस्बत के बंगाली मुसलमान और बिहारी मुसलमान। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार से हिंदी भाषी मुसलमान गए बांग्लादेश यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, उनको वहाँ कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
इसलिए वो लोग सब लौट आए। और ये लोग जो गए थे वो आजादी से पहले ही इनका जाना शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन किया गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और वो वहां नहीं रह पाए, किसी भी कारणवश वापस चले आए, तो ऐसे लोग यदि 18 जुलाई 1948 1948 को इस पाकिस्तान से वापस आ गए, ठीक है, तो इन लोगों के बारे में कि इसके बाद ये भी 6 माह का अधिवास इनको अनिवार्य किया गया। अधिवास का मतलब रिजाइड, रहना, कि आप 6 माह यहां रह लीजिए। जब रह लीजिएगा तो इस 6 माह के पश्चात ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी। अब बात पूरी की पूरी समझ में आई। तो यहां पर भी लिबरल था इंडिया, चाहता था बोलता मियां जी किया है जाने दो। सर तो यहाँ पर कुछ चीज मेंशन है कि सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान प्रोविजन सबके लिए था, टॉपिक सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये प्रावधान उसी वजह से लागू किया गया। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से ये बात नहीं, उधर भी वहां भी सिंधी, मुहाजिर, बलूची ये सब के बहुत झगड़े थे, लेकिन जितना इस साइड में बंगाली और नॉन बंगाली का झगड़ा था वैसा वहां नहीं। तो ये बातें समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो प्रोविजन थे, तो आर्टिकल 7 हमने पढ़ा है आपको। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो है 8 में क्या प्रोविजन है सारा? कि विदेशों में रह रहे भारतीय उद्भव के लोगों को नागरिकता। अब देखिए, देश आजाद होगा ना होगा ये एक अलग मसला है। कुछ लोगों का गतिविधि दूसरी चल रही थी, वे विदेश में नौकरी कर रहे थे, एक लंबे समय से उनके माँ बाप दादा दादी वहां रह रहे थे, इसलिए भी वहां रह गए, दोनों परिस्थितियां। तो ऐसे लोगों को भी अवसर दिया गया कि जो इंडियन ओरिजिन है, यानी भारत में उसका मूल है, यहाँ का मूल निवासी है, और विदेश में रह रहा है चाहे अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप का अर्थ क्या हुआ? उसके दादा नाना पहले से रह रहे हैं, वहीं जन्म लिया वो, और अब उसका है कि हमको तो यही रहना है। और अस्थायी रूप से टेम्पोररी ये हुआ कि वहाँ नौकरी करने गया है, फिर वो चला आएगा। इन दोनों के लिए प्रोविजन है कि ये चाहे तो चॉइस कर सकते हैं कि कहाँ के सिटीजन रहे। यदि भारत के सिटीजन रहना चाहते हैं तो इसका स्वागत होगा, वो भारत के सिटीजन रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको क्या करना होगा कि जिस देश में है इसके हेतु, इसके लिए उनको जो उच्चायुक्त का यानी हाई कमिश्नर, हर देश का हाई कमिश्नर एक दूसरे देश में होता है। हाई कमिश्नर वहां जहां जो कॉमनवेल्थ के देश हैं वहां इसको बोलते हैं, और जो कॉमनवेल्थ के देश नहीं है वहां इसको बोलेंगे
राजदूत यानी एम्बेसडर। तो भारत का वहाँ एम्बेसडर है, हाई कमीशन है, वहाँ जाके अप्लाई कर दीजिए कि हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहना चाहते हैं। तो अनुच्छेद 8 के तहत उसको नागरिकता प्रदान, वही उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाई कमीशन या एम्बेसडर ही सशक्त है, वहाँ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वही है, वही लेटर दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, तो भारत का नागरिक माना। क्लियर? अब देखिए अगला प्रोविजन जो है वो है अनुच्छेद 9। इसमें क्या प्रोविजन है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर विदेशी नागरिक का ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो आप स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए जो आमतौर पे समझ में नहीं आता है लोगों को, वो है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 इसमें प्रोविजन है नागरिकता के अधिकारों का बना। इससे क्या नहीं, ये सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं है इसके अर्थ क्या होते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बने रहने का ये अनुच्छेद 10 का क्या मानी है? आप साहब क्या बोलेंगे? फालतू का गोली चलाने से कभी वापस चला आता है, खुद लग जाता है, जैसे शेर साहब लग गया। सोच समझ के चलाएगी। ये सब जितना तीर कमान चला रहे हैं सबसे घायल आप ही हो रहे हैं, मैं नहीं घायल हूं। अनुच्छेद 10 में जो नागरिकता के अधिकार का बना रहना का अर्थ ये हुआ सर जी कि नागरिकता का अधिकार जब मिल गया तो सेवा कानूनी प्रक्रिया से इसको कोई नहीं छीन सकता है। प्रधानमंत्री चाहे, न्यायालय चाहे, डीएम साहब चाहे, एसपी साहब चाहे, तो आपको नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये होगा, अगर नागरिकता के अधिकार से वंचित करना होगा तो फिर संसद में बिल लाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी की नागरिकता छीन सकता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी की नागरिकता छीने। अनुच्छेद 10 का ये अर्थ। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर बेयर बुक आप खरीदे हुए हैं तो आप अगर इस अनुच्छेद को पढ़ते तो 10 के 2 में ये साफ सेंटेंस ही लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 10 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए तो।
तो सिर्फ किताब रखने से नहीं होता है, उसको पढ़ने से होता है। अगर पढ़े होते तो आप हमारे प्रश्न का दंडाने शिकन जवाब दे देते। देखिए ना सर, निकलवा रहे हैं, आपके पास तो देख लीजिए, पेपर में लिखा है कि ना पागल दीवानी है। 10 का खंड 2 देखिए, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति के समाज के पूर्वगामी उपमंडलों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी व्यक्ति के उपमंडलों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहे। हाँ, यानी पार्लियामेंट को राइट चाहिए और बाकी किसी को राइट नहीं, वो बना रहेगा नागरिक, उसकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात समझ में आई। अब ये कहिए कि पढ़े होंगे, कानूनी भाषा ऐसी होती है कि वो समझ ही में नहीं है, तो उसके लिए क्लास है, आप क्लास में इन चीज़ों को समझते हो। अब आगे बढ़िए, तो अनुच्छेद 11 में क्या है साहब? तो नागरिकता को विनियमित करने की संसद की शक्ति। अब जैसे शुरू के क्लास में हमने कहा था कि नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया, इसका अर्थ क्या है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, कैसे त्याग की जाएगी, इसका प्रोविजंस इसमें नहीं है। तो 11 ये कहता है कि इससे संबंधित कोई भी कानून बनाना होगा, तो वो कानून कौन बनाएगी? और इसका प्रयोग करके, इस शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, जिसको क्या बोला जाता है? नागरिकता विनियमन अधिनियम 1955। अब इसके बाद ये प्रोविजन, इसमें ये प्रोविजन किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का कौन नागरिक है। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का नागरिक कौन है, ये प्रोविजन 5 से लेकर करके 8 में किया गया। बात समझ में आई? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, ये प्रोविजन नागरिकता विनियमन अधिनियम 1955 में किया गया। तो पढ़ा जाए कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, तब बात पता चले। संसद के किस मंत्रालय को नागरिकता का कानून बनाने? गृह मंत्रालय। हाँ, जो जनगणना निदेशालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और एनी क्वेश्चन प्रश्न आता है? पहले आप ये बताइए कि बकरी इतना दिन मनाइएगा, अब लगता है कि अभी आ रहे हैं और भी खाली हाथ चले आए। कितना मानते थे आप? कम से कम बासी ही सही ले आते। जुबानी खर से मोहब्बत थोड़ी होती है, कुछ प्रमाण देना पड़ता है। हाँ, सवाल किया। इंडिया के नागरिक के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, जो 2018 समाप्त हो गया, तो उसको ये प्रावधान क्यों किया गया कि जम्मू कश्मीर को आपका एक नागरिक को इंडिया के कल का क्लास आप किए थे? तो कल का अगर क्लास किए थे तो वहाँ पर कश्मीर का विलय को जहाँ पर हम खत्म किए थे, आपके प्रश्न का उत्तर उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में कश्मीर का प्रोविज़न 370 में जोड़ दिया गया कि कश्मीर को अस्थायी रूप से विशेष अधिकार मिले।
ठीक है। ये संविधान के भाग 22 में संक्रमणशील एवं अस्थायी प्रोविजन शीर्षक में ये है, ट्रांसनल एंड टेम्पोररी प्रोविजंस। तो उस समय युद्ध चल रहा था, कश्मीर की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, लोगों की मांग ये थी कि कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए हमने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान ने बलात्कार पर बलात्कार किया, इसलिए हमारा अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त भारत है और हम अनंतिम रूप से इसका विलय भारत में स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि हमारी कश्मीरियत को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान होगा। और जो ये एक्सेशन में है कि सिर्फ 3 चीजें आपके पास रहेंगी, बाकी हमारे पास, तो इसके लिए हमारा अपना अलग संविधान है। तो 1951 या 52 में दिल्ली डिक्लेरेशन कहलाता है, दिल्ली घोषणा। इसमें शेख अब्दुल्ला पटेल तो मर गए थे, आपको जवाहरलाल नेहरू और एक और लीडरशिप थी, इन लोगों ने घोषणा किया कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान होगा और वो संविधान में जो प्रोविजंस होगा उसके अनुरूप जम्मू कश्मीर शासित होगा। तो इसके लिए 1956 में जो है वो वहाँ का संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसको लागू किया। तो वहाँ उग्रवाद जो पनपता है वो इसलिए पनपता है कि जो वादे किए गए थे वहाँ के लोगों से, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कर करके जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसके 90% भाग को खत्म कर दिया गया। और इस वजह से वहाँ 90 में जो है वो एक रेगुलेशन हुआ और उसके बाद उसको आतंकवाद या उग्रवाद की संज्ञा दी, जो आज तक डिस्टर्ब। तो इसके लिए अगर पूरी बात आपको पढ़नी है, पूरी जानकारी लेनी है, तो रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर नेहरू या इंडिया आफ्टर गांधी। इसके अलावा विपिन चंद्रा की भी किताब है स्वतंत्रता के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ गए ना? तो ये सब पढ़िए तो जितनी बातें आपके दिमाग में हैं, जितने प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि ऑप्शनल में आपको हिस्ट्री रखना है तो ऐसे भी ये बुक पढ़नी है, क्योंकि इसमें से भी पीटी में भी सवाल आएंगे और मेंस में भी जो है वो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन, इसमें इतना अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है कि अगर नहीं लिखिएगा तो आप फेल कर देंगे। बात सुन रहे हैं? रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर, ये हो गया। आगे बढ़े हैं। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद हम लोग के पास बच गया एक टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है कि नागरिकता, विनिमय, अधिनियम 1955, सिटीजनशिप रेगुलेशन एक्ट 1950। इसमें प्रोविजंस क्या है साहब कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद 2 बातों का निर्धारण हुआ। एक कि नागरिकता की प्राप्ति और दूसरा
कि नागरिकता की समाप्ति। यानी जब ये अधिनियम बन गया तो अब ये तय हो गया कि कौन व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, और जो है उसकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, कैसे समाप्त होगी। इन दो चीज़ों को तय किया गया। इसमें बहुत डेट है और इतना आपस में मिल जाने का डर है कि इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट प्रोविजन जो है कि जन्म के आधार पर नागरिक, सिटीजन बाय द बर्थ। पहला प्रोविजन 3A में, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किताबों में भी है। ज़्यादा अच्छा है कि सुभाष कश्यप की बुक पढ़िए, उसमें एक पैराग्राफ में इस ढंग से लिख दिया गया है कि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये अच्छे से समझ में आएगा। और यदि कोई बड़ा इसको लेकर के पढ़िएगा तो फिर हौच-पौच हो जाता है। ठीक है, तो पहले सुभाष कश्यप ने जो हम भारतीय संविधान लिखा होगा, पता नहीं है कि नहीं, तो उसमें सिटीजनशिप का जो चैप्टर तो लास्ट में ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो उससे पढ़िएगा तो आपको रिवीजन के लिए और एक कंठस्थ जानकारी के लिए बड़ा सुंदर लेखनी उसमें है। उसके बाद फिर आप विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा तो आपको समझ में। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो भी पैदा हुआ है, जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ये इसके बीच में जो भी पैदा हुआ है यानी जन्म लिया है, वो भारत का नागरिक है। यानी अभी एनआरसी अगर लागू हो जाएगा तो अगर इस बीच में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं उनको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं कि आपके अब्बा कहाँ के थे बताइए। आप सिर्फ ये कि इस बीच में आप यहाँ पैदा हुए तो यही काफी है। आपको फादर मदर के नागरिकता से यहाँ कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? इस बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ तो उसको किसी प्रकार का एनआरसी से कोई मतलब नहीं, उसका नाम उसमें आएगा ही। ठीक है। अब दूसरा प्रोविजंस क्या है, वो है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 1 जुलाई 1987 से लेकर के इसका डेट भूल रहे हैं, लिख देते हैं 1993। ठीक है। इसके बीच में जो है ये प्रोविजंस है कि पिता की नागरिकता के आधार पर, यानी पिता अगर आपका भारत का नागरिक है तो उसका बेटा जो है वो भी भारत का नागरिक होगा। यानी इस डेट में पैदा लेने वाला कोई भी व्यक्ति को
सबसे पहले अपने पिता की भारतीय नागरिकता प्रमाणित करें। ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद जो डेट है वो 1993 से लेकर 2003 तक। ठीक है। इसमें प्रोविजन किया गया है, 93 के बाद ये कर दिया गया था, 2003 के बाद फिर परिवर्तन हुआ है कि 93 में परिवर्तन ये किया गया है कि पिता के साथ साथ या माता की नागरिकता के आधार पर, यानी कोई बच्चा विदेश में जन्म लिया है तो अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 2003 में दोनों को शायद मैरिज कर दिया गया। अब आइए ना भैया, वही हम बता रहे हैं। अब 2003 के बाद क्या हुआ? 2003 के बाद हुआ कि माता पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। माता मतलब प्लस पिता दोनों यदि भारतीय नागरिक हैं तो उसका जन्मा बेटा जो है वो भारत का नागरिक होगा और उसको प्रूफ करना होगा कि मेरे माँ बाप में दोनों के दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है। अब इसमें एक अपवाद था। अपवाद ये दिया गया कि माता पिता में से, माने एक तो है कि ये दोनों हो तो बहुत अच्छा है, अगर माता पिता में से कोई एक नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं, तो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में नागरिकता क्या हो जाएगी? अब ये प्रोविजन क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि मान लिया आदमी जो है भारतीय हो और विदेशी किसी लड़की से शादी कर लिया तो वो तो सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन शादी के सर्टिफिकेट के आधार पर उसका भारत में आगमन वैध होगा। अब एक ही साल के बाद बच्चा हो गया उसको नागरिकता मिलेगी कुछ साल के बाद ना, तो कुछ साल के बाद मिलेगी, उसके पहले उसका बच्चा नागरिक नहीं रहेगा, ठीक नहीं, फिर स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ेगा और सारी सुविधाओं कैसे उपयोग करेगा? तो इस कारण से जो है वो ऐसा प्रोविजन किया गया कि माता पिता में से कोई एक भी अगर नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, यानी वैध प्रवासी। वैध प्रवासी का मतलब ये हुआ कि शादी ब्याह करके आया, उसी के लिए स्पेशल प्रोविजन। अब इसके साथ साथ और भी लोग चले आए हैं कोई दूसरे कारण से, एक अलग बात है, लेकिन प्रोविजन जो शामिल किया गया वो इसी के। क्लियर? तो ये हुआ आपका जन्म के आधार पर नागरिकता। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं ना? अब देखिए साहब, अगला जो प्रोविजन है कि दूसरा जो है वंश के
आधार पर नागरिक। सिटीजनशिप बाय हेरिडिटी। ये क्या है साहब कि जिसके माता पिता, ठीक है, या माता मही पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है और उसका व्यक्ति विदेश में रह रहा है, तो वो इस ग्राउंड पर वंश परंपरा के आधार पर जो है वो नागरिकता का दावा कर सकते हैं कि हम यहाँ के नागरिक होंगे। और इसके लिए क्या, तो उसको कॉन्सुलेट का मतलब जो बताया कि अभी हाई कमिश्नर या एम्बेसडर, उसको जो है वो सूचित करना है। तो इसके ग्राउंड पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद तीसरा जो प्रोविजंस है नागरिकता का, वो है निबंधन के आधार पर। निबंधन के आधार बाय द रजिस्ट्रेशन। देखिए ये किन लोगों के लिए, ये हाँ बोलिए। जैसे मुझे विदेशों से भारत में और 7 साल तक रह चुके हैं। तो बात की बात है, लेकिन इसको ऐसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझिए तो ज्यादा है। ये प्रोविजंस उनके लिए है जो भारतीय उद्भव के लोग, यानी इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और विदेशी नागरिकता ग्रहण किए हुए, यानी बहुत पहले से वो विदेशों में वो रह रहे हैं। यहाँ तो दोहरी नागरिकता है नहीं, तो दोहरी नागरिकता नहीं है तो वो यहाँ के नागरिक नहीं बन सकते हैं। इंडियन ओरिजिन के लिए बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन, निबंधन के माध्यम से। अब कैसे, तो ऐसे विदेशी उद्भव को 7 वर्ष रहना पड़ेगा कहाँ, भारत में, या विवाह करना पड़ेगा, शादी। विवाह की स्थिति में उसको 1 वर्ष रहना पड़ेगा। अब देखिए रहने पड़े तो कैसे, तो थे इंडियन ओरिजिन और भारत में कोई नौकरी कर लिया किसी, उसके ग्राउंड पे सर्विस वीजा पर हम रह रहे हैं, तो 7 साल रह लिए। अब हमको अपना पुराना देश याद आ गया और देश को भी हमसे फायदा है, तो देश भी चाह रही है कि हम इसको नागरिकता दे दें। या फिर हम विदेश में रह रहे थे और हमने भारतीय महिला से शादी कर दी, या हम महिला थे और भारतीय थे, इंडियन ओरिजिन था और विदेश में रह रहे थे, हम भारतीय पुरुष से शादी कर दी, दोनों स्थितियां। तो उस स्थिति में 1 वर्ष, लेकिन इसके साथ शर्त है कि उसको जो है इसके साथ साथ विदेशी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, यानी जो दूसरे देश की नागरिकता उसने ले रखा है, इस नागरिकता को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जब इस नागरिकता को छोड़ देगा तभी बाय द रजिस्ट्रेशन उसको भारतीय नागरिक बनाएगा।
तो ये भारतीयों के लिए, ऐसे भारतीयों के लिए जो भारतीय नागरिक अब नहीं रहे, दूसरे देश के नागरिक हैं और अब वो चाहते हैं कि इस देश के नागरिक हम रहें, तो ऐसे लोगों के लिए 7 साल का अधिवास या किसी से विवाह ये शर्त है। और तीसरा शर्त यह है कि वो जिस देश का नागरिक है उसके त्यागपत्र के, नागरिकता के त्यागपत्र का सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करे, तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान। क्लियर? अब उसका चौथा प्रावधान है, इसमें निबंधन द्वारा और देशीकरण द्वारा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर संतुलित होकर के आप नहीं समझिएगा तो हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन इंग्लिश में, बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो ये किन के लिए? तो ये है पूरा पूरा विदेशी के लिए। अब वो विदेशी 14 वर्ष, 1 वर्ष, ये सब को आप छोड़ करके 11 वर्ष याद रखें यही परीक्षा में, कि 11 वर्ष तक रह चुका हो या नागरिकता से पहले कम से कम 1 वर्ष से लगातार रह रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 वर्ष टुकड़ों में, कभी 1 साल, कभी 2 साल, इस टाइप से। तो ऐसा विदेशी क्यों रहेगा? सर्विस वीजा पर रहेगा। इसका मतलब भारत के किसी कंपनी में जो है वो नौकरी कर रहा है या इंडिया गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है और करते करते 11 साल गुजर गए उसको। अब उसको भारत बहुत अच्छा लगने लगा और भारत को भी वो बहुत अच्छा लगने लगा। भारत को वो अच्छा क्यों लगने लगा कि बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, उसके रहने से देश के विकास में सहायता मिले। तो ऐसे लोगों को देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। शर्त यह है कि उनको जो अब तो 24 हो गया, पहले जिसमें था 22 भाषाएं थी, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का वो जानकार हो। ठीक है। दूसरा, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पर उसको विश्वास हो कि हम इसको मानेंगे, उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। अगर ये 2 शर्तों को पूरा करता है वो, और एक है कि शत्रु देश का नागरिक नहीं है, तो अगर ये पूरा करता हो वो, तो उसको नेचुरलाइजेशन के जरिए, ये देशीयकरण के जरिए, इसको प्राकृतिकरण भी बोलते हैं, जगह जगह किताब में होता है। देशीकरण बोले, प्राकृतिकरण बोले, नेचुरलाइजेशन बोले, उसका अर्थ यही है जो बताया। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी जा सकती है। शत्रु देश का कॉन्सेप्ट आपने बताया, युद्ध के समय शत्रु देश का कॉन्सेप्ट रहेगा? हाँ, रहे, कहीं नहीं रहे। अगर युद्ध नहीं रहा तब नहीं, हम एक कानून को पालन करते हैं, हम अपने तरफ से किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। ये हमारे मतलब संवैधानिक प्रोविजन। अब देखिए 5वां है भू अर्जन। यानी लैंड एक्विजिशंस। अगर भारत किसी भूभाग को ले लेता है, कैसे? अनुच्छेद 1 के खंड 3 के तहत, जो कल के क्लास में लोग पढ़े, तो उसके तहत वहां का सभी नागरिक जो है वो भारत का नागरिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पांडिचेरी, ठीक है, जैसे यमन, जैसे कराईका, ये सब लिया गया। जैसे गोवा, जैसे दमन, जैसे दीव, नागर हवेली, ये सब। तो ये सब 62 में जब इन लोग को लिया गया तो यहाँ के जो लोग रह रहे थे वो भी सिटीजन लिया हो। इसलिए गोवा में आप देखिएगा कि अधिकांश आबादी ईसाइयों की है, क्योंकि ईसाई बहुल क्षेत्र था वो। तो इस तरीके से मतलब नागरिकता अधिनियम में प्रोविजन है। एक और प्रोविजन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो है
असम समझौता, असम समझौता, इसके तहत भी नागरिकता निर्धारित की गई। और असम समझौता हुआ था कब? तो 1985। इसके बारे में जानते हैं आप लोग? असम एकॉर्ड के बारे में क्या जानते हैं? 1985 से पहले असम जल रहा था। वहां के जो मूल निवासी थे, अपने आप को कहते हैं कि मूल निवासी यानी असमीस, उनका था कि बहुत सारे बांग्लादेश माइग्रेट करके यहाँ चले आए हैं और उससे जो डेमोग्राफी का असम की है वो बदल गई और इन लोगों को बाहर किया गया। तो उसमें से अधिकांश सब मुसलमान थे और कुछ हिंदू भी थे। तो देखिए वो जो इलाका है असम का, वो बाढ़ का इलाका है। तो उसमें जनसंख्या का आगमन और निष्कासन जो है वो हर साल होता रहता है। और दूसरा कि वहाँ चाय बागान है, तो चाय बागान की वजह से सस्ते मजदूर के लिए जो है वो बांग्लादेश से, बिहार से, यूपी से मजदूरों को ले जाया जाता है और वहाँ के लोग उसे अस्थायी रूप से बसा देते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल चाय की प्लम्पिंग जो है वो की जाए। तो इस वजह से डेमोग्राफिक वहाँ का गड़बड़ा गया, बहुत आंदोलन चला। आपको प्रफुल्ल महंता, असम गण परिषद एक पार्टी थी, प्रफुल्ल महंता उसने आंदोलन चलाया। आजसू एक पार्टी थी, उसके भी लीडर्स थे। प्रफुल्ल महंता उस समय LLB के स्टूडेंट थे और इस आंदोलन के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। मैंने पहला स्टूडेंट जो मुख्यमंत्री बना था वो असम का था, नाम था प्रफुल्ल कुमार महंता। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट थी। अभी तक के आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी रही उनके नेतृत्व में। तो उन्होंने असम समझौते का हल कर दिया। असम गण परिषद से आजसू से समझौता कर लिया कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, आप क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक रजिस्टर तैयार हो कि यहाँ का सिटीजन हो, यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, NRC का जो कंसेप्ट है वो तो एक्चुअली में इसमें भी है। मतलब 2003 में जब संशोधन हुआ था तो उसी में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया। लेकिन इसके पहले NRC का कंसेप्ट यही असम एकॉर्ड है, असम समझौता। और वो लेकिन सिर्फ असम के लिए, कहाँ के लिए था? असम। इसमें 2 डेट आपको याद रखना है। इन लोगों ने माना कि यदि 1 जनवरी 1966 से पूर्व और ये एक डेट हो गया। दूसरा 1 जनवरी 1966 से लेकर के 22 मार्च 1971, यही असम में करता है। डेट हमेशा है, याद रखिएगा। बराबर परीक्षा में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको, मेंस में लिखिएगा तो ये डेट अगर लिखे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो इस तिथि से पहले जो भी आ गए हो, कहीं के हो, चाहे बांग्लादेश के हो चाहे बिहार के हो, इसको नागरिकता दी गई। ये मान लिया असमियों ने। बहुत लंबा समय गुजर गया है, बच्चा आया था, बूढ़ा हो गया, जो बूढ़ा आया था वो मर गया, उसका बच्चा है, तो इससे छेड़छाड़ नहीं किया। तो जो इस तिथि को प्रमाणित कर दे कि हम इसके पहले आए हुए, तो उसको सिटीजनशिप दे दिया गया 1 जनवरी 1966 से पहले। और 1 जनवरी 1966 से लेकर 22 मार्च 1971 के बीच में आए
उसको भी नागरिकता दी गई, उसको भी नागरिकता दी गई, लेकिन एक अंतर के साथ। अब वो अंतर क्या था कि 10 वर्ष तक इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा, बाकी सारे अधिकार का उपयोग ये करेंगे। जैसे राशन कार्ड बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, जितना काम होता है सब, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो जब भी करेंगे तो 81 में करेंगे, ठीक है। और एक तीसरा डेट था कि 22 मार्च 1971 के बाद जो आए वो नागरिक नहीं माने जाए किसी भी सूरत में। और एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप में, यही 22 मार्च 1971 से पहले वाले लोगों का नाम दर्ज है। 25 मार्च है। हालांकि हम अभी 22 मार्च रहे हैं, तरफ कहाँ देख रहे हैं, तो उसको छोड़िए ना सर। ठीक है, आपकी बात मान लीजिए, लेकिन मेरा भी बात आप मान लीजिए कि 22 भी याद रखिए। तो बात समझ में आएगी। ये साहब मैंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक जो है वो आपको नागरिकता समाप्त किया, और हम अपने तरफ से ये समझते हैं कि अच्छे ढंग से हम समझाने में सफल रहे हैं। आप बताइए कि हमारा ये दावा कहाँ तक सच है, बोलिए। आप समझे नागरिकता से तो बोलते क्यों नहीं? तो ठीक है, आज इतना ही। कल की क्लास में लोग मिलेंगे। कल के एंशिएंट इंडिया का क्लास है, तो उसमें छोड़े हुए हैं टॉपिक सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जितना छूटा हुआ है उसके बाकी का आगे का भाग जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।